इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस टेलीकॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में मैं एमए हिंदी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप सभी ने जुलाई 2006 से एमए हिंदी में प्रवेश लिया है और आपको अध्ययन के लिए 4 पाठ्यक्रम प्राप्त हुए होंगे। MHD 2 जो आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित है, MHD 3 जो कहानी और उपन्यास पाठ्यक्रम से संबंधित है, MHD 4 जो नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित है और इसके अतिरिक्त एक चौथा पाठ्यक्रम MHD 6 जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। आप अब तक आपने काफी अध्ययन कर लिया होगा। आपकी परीक्षा जून में होगी और 31 मार्च तक आपको अपने परीक्षा फॉर्म भी जमा करा देने हैं। आप ये ध्यान रखें कि आपको इन चारों पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य भी जमा कराने हैं और इन सत्रीय कार्यों को जमा कराने के बाद ही आप सत्रांत परीक्षा जो जून में होगी उसमें बैठ सकेंगे। आज मैं आपके साथ में MHD 4 यानी कि नाटक और अन्य गद्य विधाओं पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा। भगवती प्रसाद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं इस स्टूडियो में। आज हम आपको हिंदी गद्य के विकास के बारे में बताएंगे। डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा का हिंदी गद्य के विकास पर काफी काम है। आपने भारतेंदु युग के गद्य पर और विशेष रूप से प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य पर शोध कार्य किया है और इसके अतिरिक्त भी काफी लेखन किया है। भगवती प्रसाद जी के साथ हम हिंदी गद्य के विकास के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 45 मिनट चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आपको MHD 4 के बारे में, MA हिंदी से संबंधित किसी अन्य पाठ्यक्रम के बारे में या अपनी परीक्षा और सत्रीय कार्य तथा किसी अन्य समस्या के बारे में कोई भी प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं अब डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा से आपके लिए एक प्रश्न पूछता हूं जो आपको MHD 4 पाठ्यक्रम को समझने में काफी मददगार साबित होगा। भगवती प्रसाद जी, हमारे विद्यार्थियों को कृपया ये बताएं कि हिंदी गद्य का विकास कब से हुआ और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। जी, ये 19वीं शताब्दी से ही हिंदी गद्य की शुरुआत होती है और आधुनिक काल जब से शुरू हुआ है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं इतिहास में, आधुनिक काल से हिंदी गद्य का विकास शुरू हुआ, हिंदी गद्य की शुरुआत हुई और इसलिए आधुनिक काल का एक नाम जो है वो गद्य काल भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है, उस तरीके से दिया है। और ये शुरुआत हमारे यहाँ तब से हुई जब यहाँ छापे खाने की स्थापना हुई। सबसे पहले श्री रामपुर में बंगाल में छापाखाना खुला और मुद्रणालय खुलने के बाद हिंदी गद्य हुआ, क्योंकि उससे पहले जो हमारे यहाँ कविता लिखी जा रही थी उस कविता की जगह पर गद्य, जिसमें जो आगे बात एक्सप्रेशन की गुंजाइश ज्यादा होती है, अभिव्यक्ति की गुंजाइश ज्यादा होती है, इसको लेकर के इसलिए इसको आधुनिक काल कहा गया है, आधुनिकता कही गई है। प्रारंभ में 1800 के आसपास 1802 में हिंदी में पहली रचना लिखी गई। 1802 से पहले कोई भी गद्य की रचना छपी हुई प्रकाशित नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ 1800 के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी और अंग्रेजों ने अपने कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराने के लिए की थी और उनका मकसद ये था कि यहाँ पर जो बाहर से अंग्रेज जो उनके कर्मचारी आए हुए हैं, जो उनके ऑफिसर्स आए हुए हैं, उन सबको भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएं। इसलिए वहाँ पर दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी का भी अध्ययन के लिए वो एक वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ और वहीं पर कुछ किताबों की भी शुरुआत हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज
और इसके साथ हमारे हिंदी गद्य की शुरुआत होती है। भगवती प्रसाद जी, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे हिंदी गद्य की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत से हुई थी, और खास तौर पर तब जब प्रेस की स्थापना हुई, छापाखाना या मुद्रणालय की स्थापना हुई। और दूसरी बात यह है कि आपने ये भी बताया कि प्रेस की स्थापना के बाद में पहली बार 1802 में हिंदी गद्य में लेख प्रकाशित हुआ। क्या वह हिंदी गद्य का लेख जो है वो ब्रज भाषा में था? क्योंकि इससे पहले की कविताएं जो लिखी जा रही थी वो ब्रज में लिखी जा रही थी, हिंदी में। और हम जानते हैं कि कविता का लेखन जो है बाद में भी बराबर गद्य ब्रज भाषा में लिखा जाता रहा, लेकिन वो द्विवेदी युग में जाके फिर खड़ी बोली में हुआ। तो ये 1802 में जो प्रकाशित हुआ, या फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो हिंदी की शिक्षा दी जा रही थी, वो किस तरह की हिंदी थी? नहीं, गद्य में ब्रजभाषा की जगह पर खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी थी। वो खड़ी बोली आज की खड़ी बोली के बराबर नहीं है, उतनी प्रांजल नहीं है, उतनी शुद्ध नहीं है, उतनी नहीं है, थोड़ा उखड़ी हुई थी थोड़ा, लेकिन शुरुआत हो गई थी। और जो पहली रचना आई हमारे बीच में वो सिंहासन बत्तीसी थी, और सिंहासन बत्तीसी में, शकुंतला नाटक में, माधोनल में, मरसिया में, इन सब में, बैताल पचीसी में, ये प्रारंभिक रचना है। इन सब में संस्कृत से अनुवाद हुआ, और यहाँ तक के ब्रज भाषा से भी अनुवाद हुआ। जो खड़ी बोली के अंदर अनुवाद हुआ, जो प्रेम सागर है, लल्लू जी मिश्र ने खड़ी बोली में अनुवाद किया प्रेम सागर का, और प्रेम सागर बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1903 और 1904 में पत्रिकाओं में छपने लगा था। 1803 में, और 1810 में पूर्ण रूप से पूरा प्रकाशित हुआ। उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी इसके संस्करण आते रहे। तो ये हिंदी गद्य की शुरुआत जो है वो खड़ी बोली से ही हुई। कविता में हमारे यहाँ बहुत समय तक ब्रज भाषा चलती रही। भारतेंद्र युग में तो बाकायदा इस बात पर यह था कि खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं सकती, और बहुत बड़ी चर्चा हुई इसके ऊपर बाद में जाकर के। और सही माने में कविता की भाषा खड़ी बोली द्विवेदी युग में हुई, जिसके लिए द्विवेदी जी का अपना एक योगदान है। तो आज हमारा विषय कविता नहीं है, इसलिए हम गद्य पर ही आते हैं। तो गद्य में जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो भी खड़ी बोली में थी, और खड़ी बोली भी अपने तरीके की भाषा थी। जैसे उसमें रानी केतकी की कहानी एक नाम ले सकते हैं, इंशाअल्लाह खां की कहानी थी, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि ऐसे शब्द चुन चुन के लिए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, जिससे कि आपको इधर उधर की कोई चीज नहीं हो, इस प्रकार से। तो ये सब प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई। बल्कि एक आपको ध्यान हो तो उसी दौर में बाद में भारतेंद्र युग के समय में एक पुस्तक लिखी गई थी, ठेठ हिंदी का ठाठ। हाँ, ठेठ हिंदी का ठाठ जो किताब लिखी गई थी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी। हरिऔध जी पहले आदमी थे जिन्होंने कविता में भी न केवल खड़ी बोली को शुरू किया, वरन उन्होंने संस्कृत वाले जो वर्णव्रत थे उन्होंने पहली बार महाकाव्य लिखा। और हिंदी का पहला महाकाव्य खड़ी बोली का महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ही है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ या अधिकला फूल या इस प्रकार की जो इनकी गद्य की रचनाएं हैं उसमें भी उन्होंने वो प्रयोग किए इस प्रकार से, और अपने तरीके से उन्होंने आगे लिया। लेकिन हरिऔध काफी बाद के लेखक हैं। हम तो एकदम शुरुआत ही 1802 1805 जो मिशनरी वाला समय है इस तरीके का, जो 1802 से 1805 के बीच में। इसके बाद एक समय आता है गद्य में 1826, और उसके बाद 1826 में पहली बार पहली उदंत वार्तन नाम से पत्रिका निकली। पहला पत्र है हिंदी का जो कलकत्ते से निकला। ये समाचार पत्र था? नहीं, ये समाचार पत्र नहीं था, ये पत्रिका थी। और ये मंथली था, और वो हर महीने निकलता था। कुछ दिन निकला और उसके बाद उसको विज्ञापन वगैरह नहीं मिले या वो नहीं छप पाया, आर्थिक कारणों से उसको रोकना पड़ा। लेकिन एक चीज जरूर है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कलकत्ते से ये शुरू हुआ। इसका बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल से इसके शुरुआत के क्या कारण है? हम देखते हैं कि सारी हिंदी की किताबें पहले प्रकाशित हुई, प्रेस वहां स्थापित हुआ, ईसाई मिशनरियों ने जो काम किया वो भी हिंदी में वहीं से शुरू किया। तो इसकी क्या वजह? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो है कि जो हमारा हिंदी का गद्य का लेखन जो है, गद्य लेखन जो है हमारा,
वो भारतीय नवजागरण से जुड़ा हुआ है और हिंदी नवजागरण जो है भारतीय नवजागरण का एक अंग है। और भारतीय नवजागरण की जैसे यूरोपियन रेनेसां जो है इटली से शुरू होता है, वैसे ही भारतीय नवजागरण जो है वो बंगाल से शुरू होता है, कलकत्ते से शुरू होता है। और हिंदी की शुरुआत भी बंगाल से हुई, कलकत्ते से हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि स्वयं बंगदूत नाम से एक पत्रिका जो है वो राजा राम मोहन राय निकाला करते थे और राजा राम मोहन राय की उस पत्रिका में एक भाषा नहीं, दो भाषा नहीं, तीन नहीं, 4 भाषाएं, इसमें फारसी भी थी, अंग्रेजी भी थी, बंगला भी थी और हिंदी भी एक भाषा थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राम मोहन राय जो हमारे आधुनिक प्रारंभिक पहले आधुनिक पुरुष हैं, जो नवजागरण के जनक कहलाते हैं, उन राम मोहन राय ने किस प्रकार से हिंदी को महत्व दिया। इतना ही नहीं, एक जानकारी और मैं दे दूं कि उन्होंने अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो बहुत सारे छोटी छोटी किताबियां छापी थी, किताबें निकाली थी, ऐसी 20 पुस्तिकाएं हिंदी में निकाली, हिंदी में, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हिंदी के माध्यम से हम ज्यादा दूरी तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा बड़े इलाके तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारे यहाँ, और बंगाल क्योंकि पहले प्रबोधन हो रहा था, वहां नवजागरण पहले हो रहा था, वहां शिक्षा का प्रसार पहले हुआ, इसलिए बंगाल से ही शुरू हुआ। सारा हमारा बंगाल ही ब्रिटिश सरकार की राजधानी भी थी, सारे संसाधन वहीं पर मौजूद थे, इसलिए बंगाल से ही शुरू हुआ। बहुत दिन बाद तक बहुत सारे महत्वपूर्ण अखबार जो हैं, जैसे यहां से बाल मुकुंद गुप्त गए थे बाद में, और बाल मुकुंद गुप्त ने वहां पत्रकारिता की, दूसरी चीजें की। अधिकांश बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मैगजीन वहीं पर निकले। और एक और है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पूरे हिंदुस्तान में एमए हिंदी की पढ़ाई बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह में शुरू नहीं हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जहां एमए हिंदी की शुरुआत हुई। तो ये बहुत सारे उस समय के कारण थे, जिन कारणों को लेकर के कि हम देखेंगे कि हिंदी गद्य की के विकास में, हिंदी गद्य के शुरुआत में, हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी नवजागरण में बंगाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी गद्य का जो विकास हुआ वो विकास किन परिस्थितियों में हुआ। जैसा डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के शुरू में प्रेस की स्थापना के कारण हुआ। आपने ये भी बताया कि इस स्थापना में उन सभी का योगदान था जो बंगाल के नवजागरण के पुरोधा थे। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में बताया कि उन्होंने बंगदूत नाम की जो पत्रिका निकालते थे उसमें हिंदी का भी एक सेक्शन होता था। इसी तरह से 1826 में पहली हिंदी पत्रिका प्रकाशित हुई और वो पहली हिंदी पत्रिका जो थी वहां से एक तरह से पत्रिकाओं की शुरुआत हुई और उसके बाद में हिंदी पत्रिकाएं लगातार प्रकाशित होती रही। और इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी पत्रिकाओं के साथ में प्रेस के कारण और दूसरी जो परिस्थितियां, आधुनिक परिस्थितियां बन रही थी, उन सब के कारण हिंदी गद्य, खड़ी बोली का गद्य जो है हमारे सामने आया, जिसमें एक योगदान फोर्ट विलियम कॉलेज का भी था और उन आरंभिक लोगों का था जो फोर्ट विलियम कॉलेज में किसी न किसी रूप में जुड़े थे। खास बात ध्यान देने की जो है वो यह कि आपके इस पाठ्यक्रम में आप इस दौर के साहित्य का कोई उदाहरण नहीं पाएंगे। हमने इसकी शुरुआत की है भारतेंदु युग से और भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार थे, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और भी कई दूसरे, जो राधाचरण गोस्वामी, इन सब लेखकों का जो महत्व है हिंदी गद्य के विकास में वो किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। आप इन सब का अध्ययन हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन में भी करेंगे और जो MHD 4 का पाठ्यक्रम हमने आपको प्रदान किया है उससे भी आपको जानकारी मिलेगी। अब हम भारतेंदु युग के हिंदी गद्य के बारे में डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए हमारे विद्यार्थियों को कि भारतेंदु युग के गद्य की क्या विशेषताएं हैं और उसने किस तरह से हिंदी गद्य को समृद्ध किया। मैं भारतेंदु युग के गद्य के बारे में बताऊं उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि आपने भारतेंदु युग के कुछ गद्यकारों के नाम लिए हैं। एक महत्वपूर्ण आदमी का नाम इसमें छूट गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे
उनके अग्रज थे, उनसे पहले थे और पहले से ही वो काम कर रहे थे। वो शिक्षा विभाग में बड़े अफसर थे और उसके साथ रह करके उन्होंने न केवल हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा काम जो किया वो बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तैयार की। ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और उसके लिए उन्होंने अनुवाद कराए, खुद लिखी, लोगों से लिखवाए, विभिन्न प्रकार के जो लेख उस समय मौजूद थे उनका संपादन किया, उसको आगे बढ़ाया और यहां तक कि उन्होंने जैसे भूगोल तक लिखा। भूगोल हस्तामलक लिखा, जैसे आपके हाथ पर रखा हुआ है, हथेली पर रखा हुआ है। इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की चीजों को भी आगे बढ़ाया, स्त्री संबंधी साहित्य को भी आगे बढ़ाया। दूसरी चीजें, जो चीजें उपलब्ध नहीं थी वो अंग्रेजी से उन्होंने अनुवाद भी किया। तो और उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम किए राजा प्रसाद सितारे ने हिंदी के विकास में। हिंदी के विकास में प्रसाद सितारे इनको पहला आदमी है, नहीं कतई नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आदमी जिसके नाम पर ये युग का नाम पड़ा वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक चीज और है इसमें कि हमारे गद्य के विकास में पत्रिकाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जितने भी ये नवजागरण के और गद्य के चलाने वाले थे उन सबके अपने अपने पत्र थे। राम मोहन राय से हम शुरू करें, विद्यासागर से हम शुरू करें, विवेकानंद को लें, बंकिम को लें, जितने भी लोग थे वो सभी अपने अपने पत्र निकाल रहे थे। और उसी प्रकार से यहां पर भी हिंदी में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी उस प्रकार से अपनी पत्रकारिता शुरू की और अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। एक बात। दूसरी बात, ये भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, प्रताप नारायण मिश्र हो, या आप कहिए जो हैं मुंशी तोताराम एक अलीगढ़ के होते हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। मुंशी तोताराम थे, या ये सभी के सभी लोग, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई इलाहाबाद में बैठा है, कोई कानपुर में बैठा है। इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट थे, एक लंबे अरसे तक हिंदी प्रदीप निकालते रहे। 1877 में इन्होंने शुरू किया हिंदी प्रदीप। 1883 में कानपुर से ब्राह्मण नाम का एक पत्र जो है प्रताप नारायण मिश्र ने शुरू किया। इस प्रकार से सबके सब अपना कर रहे थे और गद्य के विकास को आगे बढ़ाने में पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में बैठ करके, अलग अलग केंद्रों में बैठ करके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए और भारतेंदु का अपना वो स्वीकार करते हुए, भारतेंदु का नेतृत्व स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और इस जो पत्र पत्रिकाएं जो थी इस दौर की, उस दौर में ही उस युग का अधिकांश साहित्य हमारे सामने आता है और उसमें मैं समझता हूं कि बहुत विविधतापूर्ण साहित्य था। भारतेंदु दौर के लेखकों ने हिंदी गद्य को समृद्ध करने के लिए खुद उन्होंने निबंध लिखे। उनके निबंध विभिन्न विषयों पर होते थे। उनमें आप देखेंगे कि हास्य व्यंग्य के निबंध भी थे, उनमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित निबंध थे, उसमें समाज सुधार से संबंधित निबंध होते थे, क्योंकि उनकी जो चिंताएं थी वो सामाजिक थी। वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। आप पाएंगे कि उनको इस बात की चेतना थी कि हमारा देश जो है वो गुलाम है और उसे आजाद होना है। लेकिन केवल आजादी ही लक्ष्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और इस आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए राजनीतिक मुक्ति जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरत है उसकी आर्थिक और सामाजिक मुक्ति की। और भारतेंदु युग के लेखकों ने लगातार इस बात को अपने लेखन के द्वारा उठाया। दूसरी चीज यह कि उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक हम हिंदी भाषा का विकास नहीं करते, उसे समृद्ध नहीं करते, खड़ी बोली हिंदी में हम गद्य रचनाएं नहीं देते, तब तक हमारी भाषा जो है वो उन कार्यों के लिए भी उपयोगी नहीं होगी जो कि प्रमुख कार्य हैं। आपने जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लिए जरूरी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको तैयार कराने का काम किया। इसी तरह भारतेंदु युग के लेखकों ने कहानियां लिखी हिंदी गद्य में, निबंध लिखे, पुस्तकें लिखी, इतिहास से संबंधित लेख लिखे, इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी, नाटक लिखे, और इस तरह से हिंदी गद्य जो है
वो समृद्ध होता रहा। ये एक तरह से नींव का काम था। अगर भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य ने एक तरह से इतिहास का आरंभ किया था, तो भारतेंदु युग ने उस हिंदी को एक साहित्यिक हिंदी, एक परिपक्व हिंदी, एक प्रौढ़ हिंदी, एक प्रांजल हिंदी की शुरुआत करने का काम किया, जो काम बाद में द्विवेदी युग में पूरा हुआ। भारतेंदु युग के लेखकों में आप प्रताप नारायण मिश्र को, इस प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध धोखा जो है वो आपने पढ़ा होगा, उस पर एक पाठ भी हमने आपको दिया है, और उस पाठ को लिखने का श्रेय भी डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा को है। मैं अब उनसे, डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा से प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि उनके गद्य की आपको क्या विशेषता नजर आती है, या हिंदी गद्य के विकास में उनका क्या योगदान आप पाते हैं डॉक्टर साहब? हिंदी गद्य के विकास में प्रताप नारायण मिश्र का योगदान बहुत ज्यादा था, और वे लगातार कानपुर जैसे शहर में रह करके लगातार अपने पत्र के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, और उन्होंने अपनी एक शैली बना रखी थी हास्य और व्यंग की। जो हास्य और व्यंग का जो शैली थी उनकी जो थी, और उसका जो पूरा का पूरा जो उसमें जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था देश, उद्देश्य था समाज को वो संबोधित कर रहे थे, और बार बार वो हर काम देशोन्नति के लिए कर रहे थे। यानी समाज की उन्नति, हमारे देश की उन्नति, देश का विकास किस माध्यम से हो सकता है, कैसे हो सकता है, और उसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है, उस योगदान को दिखाने के लिए वो बार बार उनकी जितने भी लेख आते थे। एक बात और थी कि उनकी जो पत्रिका है रही, वो उस पत्रिका में अधिकांश लेख, अधिकांश टिप्पणियां वो सब उनकी अपनी होती थी। यहां तक कि वो जो जिन किताबों की समीक्षा वो लिखते थे, पुस्तक समीक्षा की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। जो भी किताबों की समीक्षा लिखते थे वो खुद लिखते थे, और उन किताबों को पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे। पत्रिका पढ़ने के लिए, पत्रिका खरीदने के लिए वो उसमें प्रोत्साहित करते थे, और बार बार लंबे लंबे लेखों के माध्यम से निबंध, जो ललित निबंध जिसे कहते हैं, वो ललित, जैसे धोखा एक ललित निबंध है, वो ललित निबंध तो लिखते ही थे, लेकिन उस समय के समाज सुधार संबंधी, राजनीतिक संबंधी, सांस्कृतिक संबंधी, यहां तक के धार्मिक संबंधी, क्योंकि इस पूरे नवजागरण में धर्म को भी आधार बनाया गया। राममोहन राय से लेकर के अब तक जितने भी धर्म में पाखंड थे, जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज सरकार हमारे ऊपर कोई चीज ला दे और उनके माध्यम से कुछ हो, वो खुद ही अपने आप अपना विकास, अपना सुधार, अपने आप को आगे लाना चाहते थे। तो भारतेंदु के युग के प्रताप नारायण मिश्र का जो गद्य है, उस गद्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका हास्य और व्यंग का पुट है। धोखा में भी कई कई जगह पर बीच बीच में ऐसे वाक्य मिल जाते हैं, और इसमें यहां तक कि विज्ञान का भी धोखा में भी है उस प्रकार से, जैसे कोई भी चीज है, हमें नहीं मालूम है कि वहां मुक्ति के मरने के बाद क्या होता है, वहां से कोई तार नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, मतलब इस प्रकार से हंसी मजाक में ही चीजों को बता देते हैं। यानी कि साफ साफ उन्होंने बता दिया, या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, ज्वार भाटा है, जो ऐसी विज्ञान की चीजें हैं, इसमें वो कहीं भी जो चीजें चली आ रही हैं समाज में, उससे इतर होकर के जो उनकी जो वैज्ञानिक समझ है। इसलिए भारतेंदु युग और प्रताप नारायण मिश्र में विशेष रूप से एक बहुत अच्छी बात रही है, वो है इनकी समझ में विवेक सम्मतता, कि ये सबके सब विवेक से काम लेते हैं, रैशनलाइज करते थे, रैशनल है, ये सबके सब सोच में रैशनल हैं। जैसे उस समय एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि क्या वेद जो हैं अपौरुषेय हैं, क्योंकि 1883 के आसपास से ये आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, आर्य समाज आगे बढ़ने लगा था 75 के बाद में, और उस समय काफी चर्चा हो रही थी, और आर्य समाज ही उस समय वेदों को ही सब कुछ मानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों को प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है कि वेद उसी प्रकार से हैं जैसे कि हम बातचीत कर रहे होते हैं रास्ते में बैठे हुए कहीं भी घर में, और कहते हैं जी बच्चा आपका है, हाँ जी बच्चा आप ही का है, तो बच्चा जैसे उस आदमी का नहीं हो जाता, उसी प्रकार से कहते हैं कि ये भगवान से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, इसलिए उनको मान लिया गया कि ईश्वर की रचना है। ईश्वर कृत नहीं है, वो रचनाएं मानवकृत हैं, लोगों ने बनाई हैं, एक आदमी ने नहीं लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, एक लंबे परंपरा से लिखी गई हैं, हमारी धरोहर है
इसको मानते हैं, वेदों को नकारते नहीं है, लेकिन वेदों को वो अपौर से नहीं मानते, एक बात। दूसरी बात ये नहीं मानते कि वेदों में सब कुछ है, वेदों के माध्यम से सब कुछ हम पालेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जो चीज है, वेदों की जो अपनी सीमाएं हो सकती हैं वो हैं, वेद हैं, लेकिन वेदों को अपौर से नहीं मानते। ये उनकी विवेक सम्मतता है, ये विवेक सम्मतता कि ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना और जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो पुरानी अंधविश्वास हैं, उनको नकारना, समाज में एक वैज्ञानिक चेतना का प्रवाह करना, विकास करना, ये इन सभी लोगों ने, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र बहुत आगे हैं, ये सब चीजों को आगे बढ़ाया। तो आपने देखा कि डॉक्टर शर्मा ने ये बताया कि किस तरह से भारतेंदु युग के एक प्रमुख लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र ने एक विवेक दृष्टि हिंदी साहित्य को दी, हिंदी जगत को दी। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारी जो रूढ़ियां और अंधविश्वास व्याप्त थे, उन अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध एक विवेकशील दृष्टि, एक जागरूक दृष्टि, समाज के लिए हितकारी दृष्टि का उसको उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में भारतेंदु युग की 2 रचनाएं हैं। अगर एक तरफ ये निबंध है धोखा नाम का प्रताप नारायण मिश्र का, तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। ये हिंदी का पहला सबसे लोकप्रिय नाटक कहा जा सकता है। अंधेर नगरी भी एक व्यंग्य नाटक है। अंधेर नगरी की विशेषता यह है कि यह नाटक लिखा तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में 1881-83 के आसपास लिखा गया है, लेकिन वह अब तक खेला जाता है। इस नाटक की विशेषता यह है कि इस नाटक की तरह तरह से व्याख्याएं की गई है। उसके अंदर प्रासंगिकता की इतनी संभावनाएं हैं कि यह नाटक नए अर्थ देता हुआ अब तक भी खेला जाता है। भारतेंदु ने यह नाटक बताते हैं कि सिर्फ एक रात में लिखा था, क्योंकि इसे दूसरे दिन खेला जाना था। खुद भारतेंदु ने एक नाटक मंडली स्थापित कर रखी थी और वे खुद नाटकों में भाग लेते थे, नाटकों में खेलते भी थे और अभिनय भी करते थे। उस युग में नाटक लेखन जो है वो निबंध लेखन के बाद में कहना चाहिए कि सर्वाधिक लोकप्रिय विधा थी। भारतेंदु के इस नाटक के जो मंचन हुए हैं, उस मंचन के इतिहास पर भी हमने सामग्री दी है और एक वीडियो कार्यक्रम भी हमने बनाया है, जो कार्यक्रम आप अगर आपको अवसर मिले तो जरूर देखिए। उससे आपको भारतेंदु के इस नाटक की शक्ति की पहचान भी होगी और इससे आपको उस नाटक के अर्थ को समझने में भी मदद मिलेगी। भारतेंदु के नाटकों पर भी हम डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा से कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब जी, भारतेंदु का ये जो नाटक है अंधेर नगरी, इस नाटक ने किस तरह से उस युग में, भारतेंदु युग में मदद की है जब नव जागरण लाने में? देखिए, अंधेर नगरी का एक अपने समय में बहुत महत्व था। इसके इतने ज्यादा वो हुए, दृश्य दिखाए गए, इसको बताया गया। और इसमें एक चीज और है कि एक सवाल बार बार आया जाता है भारतेंदु युग के बारे में, राजभक्ति और देशभक्ति। जगह जगह कुछ मिलता है इस प्रकार का राजभक्ति का मामला, लेकिन जो देशभक्ति का जो मामला है, देखिए उस समय भी अंधेर नगरी क्या है, उस समय नगर में राजा कौन था? अंग्रेज थे, महारानी विक्टोरिया थी। तो अंधेर नगरी जो है सारा वो जो राजा है, जो समाज है, किसका कौन सा समाज है जिसमें टकासेर भाजी टकासेर खाजा बिक रहा है, यानी कोई हिसाब नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। जो चौपट राजा है, वो चौपट राजा इसमें कोई और नहीं है, वो सीधे सीधे महारानी विक्टोरिया है। और टकासेर भाजी का एक एलेगरी के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है, रूपक के रूप, एक रूपकात्मक मामला है, उस रूप में उसने देखा है। और किस प्रकार से जो ब्रिटिश काल के अंदर जो हालत खराब हो रही है, न्याय व्यवस्था खत्म हो गई है, इसको लटका दो, इसको मार दो, उसको कर दो, ये कर दो, मजाक बना रखा है। अंधेर नगरी में देखिए, न्याय व्यवस्था अगर ऐसी चलती रहेगी
तो कोई भी आदमी बचाएगा नहीं। और उस समय जो समाज की दुर्गति थी, जो समाज में भूख, अकाल, महामारियां और इस प्रकार से टैक्स लगा लगा करके जो आर्थिक जो दबाव था आम जनता के ऊपर, यहाँ के उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे सब धंधे खत्म हो रहे थे, सब हो रहे थे, उस सबको बता करके इसी से मिलता जुलता एक और नाटक है उनका जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, वह है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा में भी पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पात्र उसमें आते हैं। कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई इस प्रकार से, और अपने अपने जगह के लोगों के बारे में वे बताते हैं। यानी पूरे देश में दुर्दशा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की या संयुक्त प्रांत की या बनारस के रहने वाले थे, बनारस की बात नहीं करते हैं भारतेंदु, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। अंधेर नगरी में भी उन्होंने बार बार जो न्याय व्यवस्था की खोखलापन है, उस न्याय व्यवस्था के खोखलापन को बार बार उजागर करते हैं। देश में जो औद्योगिक विकास की दुर्गति हो रही है उसको बार बार बताते हैं। और ऐसे ही उस भारत दुर्दशा में भी हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, यहां तक बोल देते हैं वो, है ना। पहली बार भारतेंदु ने हिंदी के अंदर कम से कम पहली बार हुआ जहां पर यह कहा गया पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी, ये भारत दुर्दशा में है। भारत का धन विदेश चला जाता है। इस पर हमारे यहाँ कुछ चर्चाएं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु से के आसपास और लोग नहीं बात कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी इन्हीं लाइन में सोच रहे थे। दादा भाई नौरोजी की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब यहाँ के रूल को वो अन ब्रिटिश रूल मानते थे, क्योंकि वो ब्रिटेन में उस तरह का रूल नहीं था। ब्रिटेन में वो देख चुके थे कि ब्रिटेन में रूल कैसे कर रहे हैं। ब्रिटेन में शासन एक तरीके का, यहाँ शासन दूसरे तरीके का, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अन ब्रिटिश रूल है। और उसमें उन्होंने जो ड्रेन हो रहा है, यहां से धन जा रहा है, उसको हाईलाइट किया, पहली बार उन्होंने किया। और हिंदी में पहली बार कहा कि पै धन विदेश चले जात यह है अति ख्वारी। और इसलिए क्या किया जाए, वो चुपचाप बैठ नहीं जाते हैं, रोते नहीं रहते हैं, चीखते नहीं रहते हैं, वो एक विकल्प सुझाते हैं, आओ मिलकर के सब, बार बार वो कहते हैं, सब मिलते हैं, बैठते हैं इस प्रकार से, और बार बार सबको इकट्ठा करने की बात करते हैं। और उसमें से एक उपाय निकालते हैं, और उस उपाय का है स्वराज। वो उपाय बताते हैं स्वदेशी। बार बार कह रहे हैं कि हमने आज से तय किया है कि हम आज से घर में बनी हुई धोती पहनेंगे, बाहर का कपड़ा नहीं पहनेंगे। भारतीय युग में वैसे स्वदेशी का आंदोलन हमारे यहाँ 1905 के बंगभंग से माना जाता है। बाद में गांधी जी ने काफी स्वदेशी की बात की, यहां तक कि विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। लेकिन इसको सबसे पहले भारतीय युग में स्वदेशी का प्रयोग किया गया। स्वदेशी, स्वराज की बात की गई, स्वभाषा की बात की गई। ये स्व शब्द जो है, निज शब्द जो है, अपना शब्द जो है, उस अपना भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना चीजें की जाए, इसको किया जाए। ये सबसे ज्यादा ब्रिटिश सरकार औपनिवेशवाद पर अटैक था, हमला था। ये एक उनकी एक राजनीतिक समझ थी, एक बहुत महत्वपूर्ण समझ थी, जिसको उन्होंने दिया। और बार बार बालकृष्ण भट्ट हो या प्रताप नारायण मिश्र हो या भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, सबने स्वदेशी की बात की है। यहां तक कि आर्य समाज के जो शुरुआत करने वाले थे दयानंद सरस्वती भी, वो भी स्वराज की बात करते हैं, वो भी स्वदेशी की बात करते हैं और स्वदेशी को लेकर के चलते हैं। तो ये स्वदेशी की जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, देशोन्नति की भावना है। और इसी देशोन्नति, देशभक्ति में एक चीज जुड़ जाती है, वह है निज भाषा। निज भाषा की उन्नति, हाँ कर सकते हैं। हाँ देखिए, निज भाषा में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज देखी होगी कि जो संत का भक्ति काल है हमारे यहाँ का, और उस भक्ति काल में केवल हिंदी क्षेत्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्र का, वो संस्कृत में नहीं है, वो मराठी में है, वो गुजराती में है, वो हिंदी में है, वो बंगला में है, वो कश्मीरी में है, वो तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है, किसी भी भाषा में है, अपनी भाषा में है, निज भाषा में है। तो जो बात भक्ति काल में हुई थी, वही काम यहां हो रहा है कि वो अपनी अपनी भाषाओं को,
आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें गद्य को लिखने की बात कर रहे हैं। गद्य की शुरुआत हो रही है उसमें, और भले ही वो गुजरात में नर्मद शंकर हो, भले ही वो वीरेशलिंगम हो तेलुगु में वीरेशलिंगम ने जहां बहुत सारे समाज सुधार के काम किए, विधवा विवाह पर बहुत बड़ा काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बाद पहला आदमी वो था जिन्होंने विधवा विवाह को लेकर के आगे बढ़ाए, और इसलिए उनको दक्षिण भारत का विद्यासागर भी कहा गया। वो वीरेशलिंगम तेलुगु में अपने हिंदी गद्य की शुरुआत करने वाले हैं। तेलुगु गद्य की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे भारतेंदु और इसके समकालीन लोगों ने हिंदी गद्य को बढ़ाया, ऐसी तेलुगु गद्य को और तेलुगु के अंदर विभिन्न विधाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं इस प्रकार से। और उन सभी ने मराठी में गीता तक का मराठी में अनुवाद हुआ है। सबको उन्होंने ये सब कुछ लिया उस तरीके से। और ज्योतिबा फुले ने तो यहां तक किया कि जो विवाह वगैरह के समय पर, जैसे हमारे यहां आज भी हिंदुओं में विवाह में श्लोक ही बोले जाते हैं, संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं। कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है, पंडित जी को भी कई बात पता नहीं होता है, वो रटे हुए होते हैं उनके पास। लेकिन वहां पर उन्होंने मराठी में उन मंत्रों को मराठी में उन्होंने अपने तरीके से बनाया, रचा और कहा कि इसके माध्यम से विवाह होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, निज भाषा वाली जो चीज है। इस निज भाषा को हमें देखना है कि हिंदी गद्य के साथ साथ दूसरे भारतीय भाषाओं के गद्य में भी निज भाषा को काफी महत्व दिया गया। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी गद्य के विकास में को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ साहित्य का विकास नहीं है, बल्कि एक जो राष्ट्रीय जागरण की भावना उस दौर में व्याप्त हो रही थी, जो सभी भाषाओं में आप देखेंगे कि अगर दो चीजें खास तौर पर ध्यान देने की है कि हिंदी गद्य का विकास भारत की अन्य जो आधुनिक भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कश्मीरी, इन सब सिंधी आदि जो भाषाएं हैं उनके साथ ही उसका संबंध है। ये आधुनिक भाषाएं जो हैं भारत की, इन आधुनिक भाषाओं के विकास का संबंध राष्ट्रीय नवजागरण से है। और इस राष्ट्रीय नवजागरण जिसकी शुरुआत का श्रेय निश्चित रूप से बंगाल को जाता है, लेकिन यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। जैसा कि डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह एक अखिल भारतीय जागरण था, और इस अखिल भारतीय जागरण की पृष्ठभूमि में जो चीजें काम कर रही थी उसमें देश की उन्नति, देश को स्वराज्य प्राप्त हो, देश के लोग तरक्की करें, स्वाधीन हो देश, यह भावना थी। और यह भावना धीरे धीरे आप देखेंगे कि और विकसित होती रही। यह केवल भारतीय युग तक सीमित नहीं थी। अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य से लगातार देश की उन्नति की बात लेखकों के और समाज सुधारकों के पास रही, और जो भी जिस भाषा में भी देश की उन्नति के लिए, समाज सुधार के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो साहित्य को उसका माध्यम बना रहा था, पत्र पत्रिकाओं को माध्यम बना रहा था। जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि लगभग सभी भाषाओं में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी। हिंदी में भी पत्रिकाएं निकली, बंगला में निकली, मराठी में निकली, और भाषाओं में भी निकली। तो इस तरह से पत्र पत्रिकाएं वो मंच थी जिसके माध्यम से देश उन्नति की बात कही जा रही थी। भारतेंदु युग के अंदर देश उन्नति की बात के कुछ प्रमुख विशेषताएं डॉक्टर शर्मा ने बताई, जिनमें से एक प्रमुख विशेषता है, जो एक विशेषता है जिसे पहली विशेषता कह सकते हैं, वो विशेषता यह है कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि हमारी देश की जो संपदा है वो संपदा विदेश जा रही है, और यह जो है बहुत ही चिंता की बात है। और इससे मुक्ति जो है वो दो तरीके से प्राप्त होगी। एक कि हम स्वराज्य हमें मिले, यानी कि देश स्वाधीन हो, हम अंग्रेजों से मुक्त हों। जिस तरह से आजादी की संकल्पना 1920-30 के आसपास हुई थी, निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी के इन आखिरी दशकों में स्वाधीनता की वह परिकल्पना सामने नहीं थी, लेकिन भारतेंदु आदि लेखकों को यह स्पष्ट था कि
हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान पर शासन करने का अधिकार किसी विदेशी सत्ता को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को है। यह एक बड़ी बात है। अंधेर नगरी के संदर्भ में भी इसी दृष्टि से देखना चाहिए। जो अंधेर नगरी का रूपक है, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अंधेर नगरी दरअसल अंग्रेजों के उस राज्य को कहा गया है जहां का राजा जो है वो उसने न्याय के नाम पर अन्याय की व्यवस्था बना रखी है और जिसे अपने हित के अलावा और किसी के हित की चिंता नहीं है। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने स्वराज की परिकल्पना अपने सामने रखी। दूसरी बात उन्होंने जो कही भारतेंदु ने और उस दौर के दूसरी भाषाओं के लेखकों ने भी कहा, वो ये कि इस देश की उन्नति दो चीजों से जुड़ी हुई है। नंबर एक कि हम स्वावलंबी बने, हम खुद उद्योगों की स्थापना करें, हम खुद जो है वे सब कार्य करें, वे सब उन्नति के रास्तों को अपनाएं जिस रास्ते पर बढ़कर चलकर यूरोप जो है वो प्रगति कर सका है। इसलिए आप देखेंगे कि उस दौर के लेखकों ने शिक्षा का बहुत व्यापक प्रचार किया, शिक्षा के लिए प्रयत्न किया। हिंदी में भी सभी लेखकों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया और दूसरी भाषाओं के लेखकों ने भी। दूसरी चीज की उन्होंने यह महसूस किया कि उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और देश उन्नति करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राय हम साहित्य की बात करते हुए इस बात को भूल जाते हैं। जो दूसरा पक्ष है इस उन्नति का, देश की उन्नति का, वो यह है कि हम अपनी रूढ़िवादिता से मुक्त हों। ये रूढ़िवादिता कई स्तरों पर थी और इस दौर के लेखकों ने इस रूढ़िवादिता की तरफ बराबर ध्यान दिलाया। आप देखेंगे कि ये रूढ़िवादिता मुख्य रूप से तीन पक्षों से जुड़ी हुई है। एक तो धार्मिक पाखंड से मुक्त होना, और इस धार्मिक पाखंड से मुक्त होने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि किस किस तरह के पाखंड समाज में फैले हुए हैं और उससे कैसे मुक्त हुआ जाना चाहिए या हुआ जा सकता है। दूसरी चीज स्त्री की दुर्दशा। स्त्रियां जो है वो समाज में एक तरह से दोयम दर्जे का जीवन व्याप्त कर रही थी। विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था, सती प्रथा प्रचलित थी, इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। इन सब चीजों का इस दौर में विरोध किया गया और विधवा विवाह का समर्थन किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, सती प्रथा को समाप्त करने की आवाज उठाई गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्त्री की दशा को सुधारने का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल बना है इस दौर में। इसी तरह से तीसरा प्रश्न था जातिवाद का। जातिवाद हिंदुस्तान के लिए एक भयंकर रोग रहा है जिससे अब भी हमारा समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। इस दौर के लेखकों ने जातिवाद को, वर्ण व्यवस्था को भी लगातार जो है उस पर प्रहार किया और उसे समाप्त करने के लिए अपनी आवाज उठाई। मैं समझता हूं कि भारतेंदु युग तक के इस हिंदी गद्य की इन प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसका एक प्रमुख माध्यम जो है अपनी भाषा में अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाना, उस बात को निज भाषा की उन्नति के प्रश्न के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य का विकास जिस रूप में हुआ उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को उसका लाभ मिला होगा। मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर भगवती शर्मा को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी का जिन्होंने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना। धन्यवाद।